नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आप देख रहे हैं द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 8 दिसंबर 2022 है दोस्तों। प्रिपरेशन को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। डिटेल में आप बता सकते हैं कौन कौन सा इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। बाय द वे, आपको पता होगा कि क्यूरियसली एजुकेशन की नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक इस नई सीरीज़ के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। पहला जो लेक्चर है इट वाज एन इंट्रोडक्शन एंड द सेकंड लेक्चर जो है इसका नाम है व्हाई यू वांट टू बिकम एन। इसमें आईएएस, बैंक, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो भी हैं, राइट, आईपीएस बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो ये जो एक नई सीरीज़ है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसका लेक्चर जो है, जो नंबर 2 है इस सीरीज़ का, तो वो आ चुका है। और जल्दी आपको लेक्चर नंबर 3, तो लेक्चर 2 में जो हमने बातें की थी डिसीजंस के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, तो उसको एक नए लेवल पर हम लेक्चर नंबर 3 में ले जाएंगे। तो आई होप यू हैव चेकड आउट दिस न्यू सीरीज़। दोस्तों, बात करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा है टूरिस्ट पुलिस के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है। क्या है, हमारे देश में जो टूरिस्ट्स हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन नेशनल्स, जब हमारे देश में आते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उनको होता है, खास करके वे लोग जो हमसे अलग दिखते हैं, तो हमारे यहाँ पर लोग जो हैं मीन्स उनको देखते रहते हैं, उनको घूरते रहते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं तो हमारी यहाँ की एक बहुत ही जो बुरी आदत है, जो उन लोगों को बहुत ही वियर्ड लगती है। हम यूज टू हो गए हैं, हमें भी पसंद नहीं आती ये चीज़। जब हम किसी शहर में जाए और वहाँ के बस स्टैंड या फिर वहाँ के रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के बाहर निकले और लोगों की भीड़ हो जाती है कि सर आइए आइए, मैडम आइए हमारे साथ, तो ये चीज़ जो है, उनको लगता है कि वो बिज़नेस इस प्रकार से ले लेंगे, लेकिन लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। बट एनीवे, वो तो जो लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अब कंपटीशन ही ऐसी हो गई है, तो क्या करें। बट द मोस्ट स्कैरी थिंग इज़ क्राइम्स। जब फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं और उनके खिलाफ या फिर उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार के क्राइम्स होते हैं, तो ये बहुत ही एक नेगेटिव इमेज जो है वो हमारे देश भारत की क्रिएट होती है। आपको याद होगा हमारी प्रीवियस डिस्कशन में हमने इस चीज़ को, अगर आप लंबे समय से इस एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सिंगापुर जो है ये एक सिटी स्टेट है, एक छोटा सा सिटी है और एक छोटा सा देश है। इस छोटे से देश में एक साल में जितने टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं उसके ना के बराबर टूरिस्ट जो हैं वो हमारे देश में आते हैं। इतना बड़ा देश, कितने सारे लोकेशंस हैं, जियोग्राफी की डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पर कल्चर की डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी एक सिंगापुर जैसा स्टेट जो है, एक सिंगापुर जैसा जो देश है, उसमें भारत से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक सोचने की बात होनी चाहिए, इज़न्ट, कि हमारे यहाँ पर इतने कम टूरिस्ट क्यों आते हैं, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी इतने कम टूरिस्ट क्यों आते हैं। कुछ दिनों पहले केरला की सेशंस कोर्ट ने 2 आदमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी, क्योंकि एक लेटविया की एक महिला जो थी टूरिस्ट, 2018 में इस महिला का रेप किया गया और इसका मर्डर किया गया। आप सोचिए, ये 2018 का ये जो केस है ना, ये लेटवियन न्यूज़पेपर्स में और यूरोपियन न्यूज़पेपर्स में फर्स्ट पेज पर ये चीज़ें जो हैं वो प्रिंट हुई थी। और उसके बाद कितने सारे यूरोपियंस जो हैं वो भारत आने से डरने लगे। एक रशियन लड़की, 12 साल की एक छोटी सी लड़की जो है, उसका रेप किया गया गोवा में दिस अप्रैल, राइट, अप्रैल 2022 की बात है। और ये जो रेपिस्ट था वो होटल में काम करने वाला व्यक्ति था। एक इराकी कपल जो गुरुग्राम की एक होटल में ठहरा हुआ था, वो अपने, ये जो कपल है तो उसमें जो हस्बैंड है, हस्बैंड की ट्रीटमेंट के लिए वो भारत आए थे। और उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए थे, $15,000 जो उन्होंने पैसे बचाए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो 2 लोग जो हैं वो नकली पुलिस वाले बनकर आए और ये लोगों ने ये $15,000 जो हैं वो इस कपल के लूट लिए। 2 सितंबर की बात है, ए ब्रिटिश वुमेन लॉयर, उन्होंने एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट की
कंप्लेन दर्ज की कैब ड्राइवर के खिलाफ। और ये महिला जो है वो अभी साउथ दिल्ली मीन्स की एक होटल जा रही थी एयरपोर्ट से, और ये जो ड्राइवर है उसने उसके साथ बदतमीज़ी की, और बदतमीज़ी इन द सेंस कि ये सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया इस महिला के साथ। और ये महिला जो है वो हमारे देश में एक लंबे समय के लिए रहने वाली थी, लेकिन वो 2 दिन में ही वापस यूके चली गई। अलग अलग जगहों पर केसेस जो है वो कम हुए हैं। 2019 में दिल्ली की बात करें तो 123 ऐसे केसेस हमें देखने को मिले थे कि जो फॉरेनर्स हैं उनके खिलाफ किए गए क्राइम्स जो हैं वो ड्रॉप हुए 2020 में, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट। राजस्थान में भी एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। कोविड की वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, तो इसकी वजह से भी ये नंबर्स जो हैं उसमें ड्रॉप हमें देखने को मिला है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब फॉरेनर्स जब यहाँ पर आते हैं, हम एक तरफ कहते हैं अतिथि देवो भव, कि हमारे देश में आने वाले जो मेहमान हैं वो हमारे भगवान हैं, ये हमारा कल्चर कहता है। लेकिन इस प्रकार के इंसिडेंट्स जब उनके साथ होते हैं, और सबसे ज़्यादा खतरा जो डर लगता है उनको, चोरी का डर लगता है। ट्रेन में ट्रैवल करेंगे या फिर बस में ट्रैवल करेंगे या फिर किसी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएंगे तो लोग जो हैं वो आपका पॉकेट मार लेंगे, आपका सामान चोरी कर लेंगे। यहाँ तक कि पासपोर्ट्स जो होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते। वो ये नहीं देखते चोर कि जो व्यक्ति है उसका पासपोर्ट जो है वो अगर चोरी हो गया तो उस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती है, और इसकी वजह से हमारे देश की जो छवि है, हमारे कल्चर की, हमारे देश की छवि जो है वो काफ़ी ख़राब होती है। और टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की जॉब्स क्रिएट करता है। टूरिज़्म की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है, हमें डॉलर्स कमाने का मौका मिलता है, और यही डॉलर्स जो हैं वो फिर इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमें काम आते हैं। तो ये सारी कितने करोड़ों लोगों की जो मेहनत है, पूरा टूरिज़्म सेक्टर जो है उसकी छवि ख़राब हो जाती है कुछ क्रिमिनल्स की वजह से। तो अब हम क्या करें, व्हाट वी शुड डू? तो यहाँ पर प्रपोजल ये रखा है कि हमारे देश में एक टूरिस्ट पुलिस जो है वो होनी चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर साल बातचीत होती है, लेकिन आज भी जितना अटेंशन और जितना एम्फेसिस इसको मिलना चाहिए उतना एम्फेसिस जो है, इतना जोर जो है वो इसको नहीं दिया गया। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, केरला, तो यहाँ पर ऐसी टूरिस्ट पुलिस हैं। दूसरे राज्यों में ऐसी टूरिस्ट पुलिस जो है वो नहीं है। अब ये भी बात आ रही है कि 25 ऐसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे देश में जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस जो हैं तो उनको डिप्लॉय की जाएगी, उनका अलग से एक यूनिफॉर्म होगा, राइट। और वो जो लेट्स से कि स्पेन के अगर टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर उनको थोड़ी बहुत बेसिक कन्वर्सेशन वो स्पेनिश में करना आनी चाहिए, या फिर ऐसे डिवाइसेस यूज़ करें जिससे आप ट्रांसलेट करके उनके साथ बातचीत कर सकें। और सरकार ये भी कर रही है कि 30% डेप्यूटेशन अलाउंस दिया जाएगा, कि जो सैलरी है उस पर 30% अलाउंस दिया जाएगा, ताकि जो पुलिस पर्सनल हैं वो उनको पुल किया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके कि वो टूरिस्ट पुलिस जो है इस क्षेत्र में काम करें। सिंस फॉरेनर्स कम फ्रॉम since foreigners come for short durations, the cases cannot be allowed to linger on in courts for long. फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे देश में कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही आते हैं, राइट। तो अगर कोई क्राइम हुआ है उनके खिलाफ तो कोर्ट्स में ये केसेस जो हैं वो लंबे समय तक चलते रहें तो भी ये इट विल नॉट हेल्प। आप टूरिस्ट पुलिस लगा दीजिए, सारी चीज़ें कर दीजिए, लेकिन अगर केसेस टाइम पर ख़त्म नहीं हुआ है तो इट विल नॉट हेल्प। तो इसके लिए हमें अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं इसको क्रिएट करना पड़ेगा। और राजस्थान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एक जर्मन नेशनल जो हैं तो उस पर रेप की कोशिश की गई थी। 2006 की बात है ये, 2006 में। तो 21 मार्च 2006 की बात है। तो ये हादसा जब हुआ तो उसके 22 दिन के अंदर, 22 डेज के अंदर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, 22 डेज के अंदर जो व्यक्ति था, जो कल्प्रिट था, उस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा जो है वो दी गई 22 डेज के अंदर। 12 अप्रैल 2006 को ये जो व्यक्ति था उसको सज़ा मिली 7 साल की फॉर ट्राइंग टू रेप ए जर्मन नेशनल। तो ये एक लाइट हाउस है, एक बेंचमार्क है कि इस स्पीड से
अगर जस्टिस डिलीवरी होगी, एटलीस्ट फॉरेनर्स के खिलाफ जो केसेस होते हैं उसमें, तो भी भारत की छवि जो है वो इम्प्रूव होगी। जो रियल भारत है वो लोगों को पता चलेगा। फिर लोग जो हैं वो डर जाते हैं ऑफकोर्स, और वो जब वापस जाएंगे तो फिर वो भी अपने लोगों को बताएंगे। फिर वहाँ की एम्बेसीज जो हैं वहाँ पर भी नोटिस लिखी हुई होगी, कि वहाँ की मीन्स आप अगर ट्रैवल करने के लिए इंडिया आ रहे हैं और ऐसे केसेस हुए हैं, फॉर एग्जांपल जो ये रशिया का केस हुआ या फिर लेटिविया का जो केस हुआ, तो वहाँ की एम्बेसीज, वहाँ मीन्स वहाँ की जो फॉरेन ऑफिस हैं वो फिर अपने लोगों को बताएगी कि अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर जब ऐसी डेंजरस चीज़ें लिखी होगी तो फिर लोग जो हैं वो जाने से ही मीन्स जाएंगे ही नहीं। तो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ अफेक्टिंग अस। बात करते हैं बिम्स्टेक एज की टू ए न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर। द हिंदू का ये आर्टिकल है। आज 8 दिसंबर है और आज के दिन सार्क चार्टर डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आज से 37 ईयर्स पहले सार्क जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें टोटल 8 देश हैं: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, फिर भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये हो गया 8 देश। ये 8 के 8 देश जो हैं ये जियोग्राफिकली स्पीकिंग दक्षिण एशिया के देश हैं, राइट। और दुखद बात यह है कि ये जो सार्क ग्रुप है, SAARC ग्रुप, इसकी एक भी मीटिंग 2014 के बाद एक भी इसकी प्रॉपर समिट, जिसको हम कहते हैं, मीटिंग्स तो हुई हैं लेकिन समिट जिसमें टॉप लीडर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, तो ऐसी समिट जो है वो 2014 के बाद कोई भी ऐसी मीटिंग जो है वो नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 देश हैं, राइट। एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है उसने बार बार चीज़ों को आगे बढ़ने से रोका है, सार्क को आगे बढ़ने से रोका है। और सार्क का सबसे बड़ा ट्रबल क्रिएटर अगर कोई है तो दैट इज़ पाकिस्तान। सार्क ग्रुप आगे नहीं बढ़ पाया, उसके पीछे मेन रीज़न यही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यू है इसकी वजह से। अब ये वाला रीजन जो है, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में हम बात करते हैं ना, EU के बारे में, जैसे EU ऑपरेट कर रहा है, अगर ये 8 देश मिलकर एक यूनिट के तौर पर अगर ऑपरेट करे तो ये रीजन जो है वो यूरोपियन यूनियन से भी ज़्यादा समृद्ध रीजन हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि लोग जो हैं वो अलग अलग देश के, खास करके ये 8 देशों के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके नहीं, और खास करके लोग की जब मैं बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज। साउथ एशिया जो है वो आज भी एक्सट्रीमली गरीब हैं और सबसे लेस इंटीग्रेटेड अगर रीजन की बात करें तो वो साउथ एशिया है। और इंटर रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो साउथ एशिया है इसमें बहुत ही कम है। आप आसियान के देशों को देखिए, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कल ही मैंने आसियान का मैप दिखाया था, राइट। कैम्बोडिया हमने देखा था। सब सहारन अफ्रीका में ज़्यादा इंटीग्रेशन है कंपेयर टू आसियान। तो पोटेंशियल होने के बावजूद भी ये रीजन जो है वो, इसकी तरक्की जो है वो नहीं हो पा रही है। रीजनलिज्म हैज़ ब्रॉट इमेंस सक्सेस इन अदर पार्ट्स सच एज ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। क्या है कि ईस्ट एशिया और अफ्रीका की बात करें तो रीजनलिज्म, ये जो सार्क की बात कर रहे हैं तो वो पूरे रीजन की बात हो रही है। देखिए, इंडिया और भूटान के रिलेशंस जो हैं ये बायलैटरल हैं, द्विपक्षीय हैं। इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और नेपाल, ये सारे बायलैटरल रिलेशन हो गए। लेकिन ये सारे पूरे रीजन के लोगों का एक दूसरे के साथ या देशों का इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ जो है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ईस्ट एशिया में आप देखेंगे, अफ्रीका में देखेंगे, रीजनलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है उनको मिला है। और रीजनलिज्म कैन डिलीवर प्रॉस्पेरिटी इन साउथ एशियन रीजन टू, स्पेशली बिकॉज मल्टीलैटरलिज्म इज़ वीकनिंग। मल्टीलैटरलिज्म की बात करें तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं अब वो कमज़ोर हो गए, इसीलिए भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग देशों के साथ कर रहा है, राइट। भारत
जो हमारे बड़े बड़े पार्टनर्स हैं, यूएई हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, यूके हैं, तो इन सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मल्टीलैटरलिज्म, जिसमें मल्टीपल ग्रुप, मल्टीपल देश होते हैं, अलग अलग रीजन के देश होते हैं, तो वो अब कमज़ोर होने लगा है। वो थोड़ा जो ग्रुप वाला जो सिस्टम था वो कमज़ोर होने लगा है। तो इसकी वजह से रीजनलिज्म के, एक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं, एक क्षेत्र में बसे हुए जो देश हैं, तो वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा मिलजुल कर काम करें। तो ये चीज़ जो है, इसकी वजह से साउथ एशियन देशों की बात करें, सॉरी साउथ ईस्ट एशियन देशों की बात करें, जिसमें आसियान की बात आ गई, या फिर आप ईस्ट एशिया में चले जाए तो वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल में इम्प्रूव हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है 5 साल, हो सकता है 10 साल, 15 साल। तो तब तक क्या सार्क पर ही हम निर्भर रहेंगे? सार्क डीएक्टिव फॉर्म में रहा है, सार्क इतना कोई खास सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो क्या हम सार्क पर ही सारा भरोसा जो है वो रखें, या फिर इस पर ही हमारी आशा जो है वो टिकी हुई है? नहीं। We should think about BIMSTEC. BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, और अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो सार्क में कम और बिम्स्टेक पर ज़्यादा फोकस जो है वो कर रहा है। बिम्स्टेक के देश जो हैं वो देख लीजिए आप, भारत है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और फिर हैं नंबर 6 पर हैं म्यांमार, एंड थाईलैंड इज़ 7। तो ये टोटल 7 देश जो हैं ये बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। अब ये 1 2 3 4 5 जो हैं, ये पांचों के 5 सार्क में भी हैं, और ये 2 जो हैं 6 और 7 ये आसियान भी हैं, आसियान के मेंबर्स हैं। तो बिम्स्टेक जो है इट्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन सार्क एंड आसियान। एक चीज़ की जो कमी यहाँ पर है वो है बिम्स्टेक -X। ये फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे आसियान जो है तो आसियान -X वहाँ पर है, यानी कि आसियान के जो देश हैं अगर वो किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, किसी को नया मेंबर बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर हो सकती है। यही चीज़ जो है वो बिम्स्टेक में की जा सकती है, ताकि हम एटलीस्ट अभी जो देश इसमें ऐड हो सकता है, सार्क का कौन सा ऐसा देश है जो इसमें ईजिली ऐड हो सकता है, आप सोचिए। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, राइट। आपको 8 देश पता है सार्क के, तो 2 देश ऐसे हैं जिनको ऐड करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक देश ऐसा है जिसको बिम्स्टेक में ऐड किया जा सकता है। भारत भी चाहेगा कि ये ऐड हो जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बिम्स्टेक में लाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ भारत और थाईलैंड एक दूसरे के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश आगे बढ़ सकते हैं, थाईलैंड और बांग्लादेश आगे बढ़ सकता है। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बिम्स्टेक को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि एक एक देश जो है वो बिम्स्टेक के दूसरे 2-3 देशों के साथ ऐसे इंटीग्रेट हो रहा है, फिर वही देश जो है वो किसी और बिम्स्टेक के देशों के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। तो इसकी वजह से पूरा बिम्स्टेक ग्रुप जो है वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बिम्स्टेक शुड नॉट एंड अप एज अनदर सार्क। फॉर दिस इट्स मेंबर कंट्रीज शुड रेज द स्टेक्स। बिम्स्टेक जो है वो सार्क ना बन जाए, तो इसके लिए सारे मेंबर देश जो हैं उनको अपना अपना लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और बिम्स्टेक के स्ट्रॉन्गर रूट्स होंगे तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों को फ़ायदा होगा। और फिर धीरे धीरे, लेट्स से, मैं 2 देशों के नाम नहीं लूँगा वरना फिर वो आंसर जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, बट आई वुड से कि साउथ एशियन रीजन जो हैं उसमें जो देश ऐड नहीं होना चाहते, सार्क के इनएक्टिव मेंबर्स हैं या फिर उनकी वजह से ट्रबल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उनको छोड़कर बाकी के देश तो जो हैं वो तो इंटीग्रेट हो सकते हैं। और फ्यूचर में जब दूसरे जो देश हैं उनमें अगर सिचुएशन चेंज होगी तो फिर उनको भी ऑन बोर्ड लाया जा सकता है। आप बैग्स MCD2 ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। वेंसडे यानी कि कल रिजल्ट्स आए MCD यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के, और इसमें आम आदमी पार्टी जो है इसको कुछ 136 सीट्स मिली हैं। 250 सीट्स थी, तो 125 सीट्स आपको चाहिए, तो आपको मिली है 136। आई थिंक बीजेपी को 109 या फिर 104 ऐसी कुछ सीट्स मिली, 104 सीट्स मिली है, और कांग्रेस को मिली है 9 सीट, ऐसा कुछ है। बट एनीवे, ये पहला ऐसा इलेक्शन था जब MCD जो है तो इसका रीयूनिफिकेशन हो गया। 3 MCDs, 3 डिविजन्स थे, तो अब ये 1 हो गया। और अब वहाँ की मीन्स 15 सालों से भाजपा की सरकार थी वहाँ पर,
तो करप्शन, नॉन परफॉर्मिंग लोकल बॉडी, राइट, सैनिटेशन के इश्यूज, क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स एंड रोड्स, तो ये बहुत सारे ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो वहाँ के लोग जो हैं वो फेस कर रहे थे। और टॉक्सिक गैसेस, एयर पोल्यूशन के बारे में हम कल ही बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो अब एक बदलाव चाहते थे और फिर उन्होंने वोटिंग की और ये बदलाव जो है वो अब यहाँ पर आया है। बड़े बड़े चैलेंजेस जो सामने आएंगे आपके वो यही है कि सबसे पहले क्लीनलीनेस और इन सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, रोड के खड्डे, ये वो एक्सेट्रा। और अब ये नेशनल कैपिटल रीजन जो हैं, तो अब जैसे जैसे ये एक्सपांड होता जा रहा है तो गार्बेज की साइट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो अब उनके पास कोई ऐसा मीन्स, अब आप पार्टी जो है उनकी डबल इंजन सरकार बन चुकी है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और मीन्स उनकी आम आदमी पार्टी, और अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी हैं। तो अब एक सिंक्रोनाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा, लेट्स होप। और लेट्स होप कि अब कोई एक्सक्यूजेस जो हैं वो नहीं होगी और अब जो दिल्ली हैं उसकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी और उसके बाद दिल्ली में जो बदलाव आएंगे तो यही बदलाव जो हैं वो हमारे देश के दूसरे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये बदलाव आएंगे। तो आप पार्टी जो है उन पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स होप कि अब इलेक्शंस हो चुके हैं, अब एक पार्टी जीत चुकी है। कोई भी पार्टी आती, राइट, यही स्टेटमेंट होता कि जो भी पार्टी जीत गई वहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया और उन्होंने जिताया है, तो अब 5 सालों के लिए लोगों को फुल सपोर्ट करके बीजेपी, कांग्रेस, आप सभी को मिलकर दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए। दिस विल बी द बेस्ट। और यही एग्जाम्पल मीन्स एक बेंचमार्क जो है वो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इज़ आवर कैपिटल, तो कैपिटल सिटी जो करता है तो वही चीज़ जो है वो दूसरे राज्यों के शहर भी उनसे सीखते हैं। टेरर फंडिंग, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। भारत जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दे रहा है कि टेररिज्म को अगर आपको रोकना है तो टेरर फंडिंग पर एक लगाम लगानी पड़ेगी। और इसी चीज़ को लेकर एक मीटिंग हुई थी इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, तो इनकी मीटिंग ट्यूसडे को ख़त्म हुई और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया है। और इस जॉइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हुई है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं तो किसकी बात होती है? पाकिस्तान की होती है। टेरर फाइनेंसिंग नाम नहीं लिया गया है लेकिन इनडायरेक्ट इशारा पाकिस्तान की तरफ है। टेरर फाइनेंसिंग, रेडिकलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से रेडिकलाइजेशन जो है वो हो रहा है। हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब जो हैं उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये टेररिज्म का लाइफ ब्लड है। पैसे मिलते रहेंगे तब तक ये टेररिज्म जो है वो चलता रहेगा। और उनका ओपिनियन जो है वो सेंट्रल एशिया के दूसरे जो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये बात आपकी जो है वो सच है। अब देख लेते हैं कि सेंट्रल एशिया के कौन कौन से देश हैं। तो सबसे बड़ा देश यहाँ पर आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, देन यू हैव दिस तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, देन यू हैव तजिकिस्तान एंड यू हैव दिस किर्गिस्तान, राइट। सारे स्थान से ही, तो इट्स ईजी फॉर अस टू रिमेंबर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, देन यू हैव दिस कजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर जो आप थोड़ा जूम करके अगर हम देखें, राइट, वी हैव टू फोकस ऑन दिस एरिया, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि अफगानिस्तान के साथ तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 3 ऐसे देश हैं सेंट्रल एशिया के जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, यू नो इट वेरी वेल। तो अब ये इंडिया और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो टेरर ग्रुप का सेफ हेवन ना बन जाए। और पाकिस्तान जो है वो अभी तो ये फाइनेंशियल एक्शन FATF का जो ग्रे लिस्ट है उसके बाहर निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान, वी नो इट वेरी वेल हाउ पाकिस्तान ऑपरेट्स, तो उसके डेप्थ में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग, और इस मीटिंग में नो मनी फॉर टेरर। इस मीटिंग के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बताया था कि 26/11 के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि कैसे कुछ देश जो हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं। उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों का नाम आता है, क्योंकि पाकिस्तान के ट्रबल मेकर्स जब UNSC में कुछ भी स्टेप लिया जाता है उनके खिलाफ, तो चाइना जो है वो उनको एक प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। तो G20 की प्रेसिडेंसी अब हमारी, तो वी हैव टू क्रिएट दिस, एक यूनिसन क्रिएट करना पड़ेगा, एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा कि सारे देश जो हैं वो मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़े। अब बात करते हैं RBI डायल्स डाउन रेपो रेट हाइक
to 35 basis points, right? BPS इसको कहते हैं, basis points. 100 basis points is equal to 1%. तो 35 basis point is equal to 0.35%. ठीक है, समझ गए? ओके. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है यानी कि रेपो रेट है उसको इंक्रीज किया है बाय 35 बेसिस पॉइंट. तो अभी रेपो रेट कितना हो गया? 6.25%. ये याद रख लीजिएगा. रेपो रेट हो गया है अब 6.25%. रेपो रेट मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एसबीआई को लोन देती है तो वो मीन्स उनको जब एसबीआई को पैसे चाहिए तो एसबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देगी और उसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे. तो जो पैसे मिलेंगे एक प्रकार के लोन आप समझ लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको कहते हैं रेपो रेट. और पैसों का कंट्रोल जो है, पैसों का फ्लो अगर बढ़ चुका है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी रेपो रेट जो है उसको बढ़ाया जाता है. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. अब इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही है, राइट, 6% से ज़्यादा है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती हैं. गवर्नर शक्तिकांत दास साहब जो हैं तो उन्होंने कहा कि वी वुड रिमेन विजिलेंट, कि हम चौकन्ने रहेंगे और इंश्योर करेंगे इन्फ्लेशन जो है वो अपनी टॉलरेंस लिमिट में आ जाए. 6%, 2% से 6% के बीच में होना चाहिए. तो 6% से ज़्यादा है तो कोशिश यही है कि 6% से कम हो जाए. इसी के साथ साथ ग्रोथ पर भी फोकस किया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जैसे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, फूड इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल फैक्टर्स और वेदर रिलेटेड इवेंट्स की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा है, तो वो कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाएगी. और हमारा जो ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर का तो उसको भी थोड़ा कट डाउन किया है. मीन्स प्रोजेक्शन जो है वो ये है कि ग्रोथ जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम होगा. और अभी वेट एंड वॉच ही करेंगे. ये जो डिसीजन लिया है वो अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ग्लोबल हेडविंड्स हैं, ग्लोबल लेवल की बात करें, कल हम बात कर रहे थे रशियन ऑयल के बारे में एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट. तो वी नो कि बहुत सारी जगहों पर वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसेशन जैसी सिचुएशन है, तो वहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होंगे. लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं है. हमारे यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो सामान पैदा होता है वो हम ही यूज़ करते हैं. तो हमारा जो मिडिल क्लास है उसको जितना सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन मिडिल क्लास करता है, तो जितना, और बड़ा भी है मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास जितना कंजम्पशन बढ़ाएगा उतना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा. रूरल एरिया जो है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की या फिर उसका ग्रोथ बूस्ट करने की ज़रूरत है. आज ही मैं फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहा था कि सरकार जो है वो रोड्स की बात करे तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवे जो हैं तो उसका बजट और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा. आने वाला बजट जो है तो उसमें और ज़्यादा पैसे जो है वो रोड मिनिस्ट्री को दिए जाएंगे ताकि और ज़्यादा रोड्स क्रिएट किए जाए. और जब रोड्स क्रिएट किए जाते हैं तो इकोनॉमी जो है उसको एक बूस्ट मिलता है. कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ों में जॉब्स जनरेट होती हैं, सीमेंट स्टील में जॉब्स जनरेट होती हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स खुलती हैं, कितनी सारी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इससे होगा भी ये कि लोगों के जेब में पैसे आएंगे, राइट. जॉब्स जनरेट होगी तो पैसे आएंगे तो फिर वो खर्च करेंगे तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगा. तो सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करेगी और कर रही है. और नेक्स्ट ईयर भी यही कोशिश होगी ताकि, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इतना अच्छा नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ाया जाए तो इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ते रहेगा अच्छे परसेंटेज से. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. डियर फ्रेंड्स, डू सपोर्ट मिशन लाइफ. और जाने से पहले वे सारे स्टूडेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आई वुड से एक ही रास्ता है, सेल्फ डेवलपमेंट, राइट. और सेल्फ डेवलपमेंट से आपका होगा सेल्फ एम्पावरमेंट. एंड द गुड न्यूज़ इज कि ये जो सेल्फ एम्पावरमेंट वाली सीरीज़ हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, राइट. इसका कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोर्स की कोई फ़ीस पे नहीं करनी है. सारे के सारे वीडियोस हम यूट्यूब पर ला रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो. हमारे देश के वे सारे स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज खरीद नहीं पाते, बेसिक चीज़ें वो खरीद पाते हैं, एनसीईआरटीज़ की किताबें हैं, न्यूज़पेपर्स अफोर्ड कर पाएंगे, मैगज़ीन्स अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या.
तो जो एक्सपेंसिव कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे देश में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि गांव, दूर के गांव में बैठा हुआ लड़का या लड़की, राइट, वो तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर उनका सेल्फ एम्पावरमेंट हो गया, अगर वो खुद इतने ताकतवर बन गए, उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गई कि ओके आई कैन डू इट ऑल्सो, ये कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही आ जाएगा, आपके अंदर वो जज्बा है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आपको कुछ स्टेप्स पता चल गए ओके कि ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर इन एरियाज़ में मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, तो पढ़ाई जो है वो तो मैंने इतने 15-20 साल से पढ़ाई ही की है, लोअर केजी से लेकर 12th तक या कॉलेज तक, तो पढ़ना लिखना जो है दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन राइट तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना जो है वो गेम चेंजर बन जाता है, राइट। कैसे स्टडीज़ की जाती है, स्टडीज़ करने का आर्ट क्या है, स्टडीज़ करने का साइंस क्या है, हमारे दिमाग की शक्ति जो है उसका इस्तेमाल हम अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कैसे करें, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो कैसे डेवलप हों, क्योंकि आप जिन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको लीडरशिप स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसा नहीं है कि आपको लबासना में या फिर हैदराबाद में जो पुलिस एकेडमी है तो वहाँ पर आप जाएंगे तब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स क्रिएट होगी, नो, तैयारी के दौरान ही होगी। तैयारी कैसे कर रहे हैं वो भी आपकी लीडरशिप स्किल्स मीन्स वो अगर वो आपके अंदर है और आपने वो डेवलप कर ली, राइट। एंड लीडरशिप इज़ नॉट समथिंग के मीन्स ये आर्ग्यूमेंट हमेशा रहती है कि कुछ लोग जो हैं वो बोर्न लीडर्स होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो लीडर्स बन सकते हैं, राइट। हाँ, मीन्स इस पर इट्स लाइक कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी पहले आई, इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट है। बट आई कैन से यू दिस थिंग, राइट, कि ज़रूरी नहीं है कि बचपन से अगर आपके अंदर कोई ऐसे लीडरशिप स्किल्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी उसको डेवलप नहीं कर सकते, राइट। आप कर सकते हैं डेवलप, राइट, उसके तरीके हैं। और इतने लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका जीवन अगर आप पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड कि उनके अंदर ये स्किल नहीं थी पहले, लेकिन उन्होंने कॉन्शियस एफर्ट्स किए और उन्होंने अपने आप को एक लीडर बनाया। और सही परीक्षा जो है लीडरशिप की वो डिफ़िकल्ट समय में ही होती है, जब सारी चीज़ें सही चल रही हो, तो उस टाइम पर तो कोई भी, वो कहता है ना कि अगर आपको एक बहुत ही अच्छा सेलर बनना है तो आपको समंदर में जाना पड़ेगा, और शांत समंदर में ही आप अगर अपना जहाज़ लेकर जाएंगे तो दैट विल नॉट मेक यू ए गुड सेलर। जब हवाएं ख़राब होगी, जब मौसम ख़राब होगा, जब जो समंदर हैं, जो दरिया हैं, वो जब पागल होगा, राइट, बड़ी बड़ी ऐसी लहरें आएगी, उस समय पर आप उससे निकल जाते हैं, राइट, वो स्ट्रेस, वो प्रेशर हैंडल कर पाते हैं, तब जाकर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मीन्स आई कैन गो ऑन एंड ऑन। आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैं बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ तो भी कितनी सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, राइट। ये आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए हैं। और मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी कहा है कि हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका सेल्फ एम्पावरमेंट हो, राइट। और कोई हिडन चार्जेस और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, राइट। तो इट्स टोटली फ्री फॉर एवरी वन ऑफ यू। हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो यही है। वी ऑल नो कि यूट्यूब से लोगों को पैसे मिलते हैं, राइट। तो जितना अच्छा काम, जितना व्यूज़ अच्छे आएंगे तो उतने पैसे हमें मिलेंगे। तो वी आर मोर देन हैप्पी कि हमें उसमें से जो पैसे आएंगे, ऑफ कोर्स कोर्सेज बेचेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे, बट उससे बहुत कम लोगों को फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ़ायदा हो, आने वाली सारी जनरेशन्स को फ़ायदा हो, क्योंकि इवेंचुअली एम जो है वो यही है कि हमारे देश में बेस्ट लोग जो हैं वो बेस्ट पोजीशंस पर पहुंचे, ताकि हमारा देश जो है वो डेवलप हो जाए, राइट। डेवलप लोगों की कितनी मदद हो सकती है, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, और एजुकेशन से ही बदलाव आता है। तो उसमें अगर मैं एक 0.00001% का भी अगर रोल प्ले कर सकूं तो आई वुड feel so happy about it. So that's the main goal, that's the main aim here. Anyway, thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.